नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं और आज हमारे साथ पाकिस्तान की इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की सियासत, सिक्योरिटी, तहकीकात और उसके साथ साथ अगर हम बैनुल-अक़वामी अमूर की बात करें, ख़ित्ते के अमूर की बात करें, ख़ित्ते की सिक्योरिटी की बात करें, उसके ऊपर उनकी बहुत गहरी नज़र है। सेनेटर ए रहमान मलिक साहब पाकिस्तान की सियासत और तहकीकात में कम व बेश 40 बरस से ज़ायद का तजर्बा रखते हैं। साबिक़ वज़ीर दाखिला रह चुके हैं। इस वक्त सेनेट की कायमा कमेटी बराए अमूर दाखिला के चेयरमैन के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक़ है। सेनेटर अब्दुल रहमान मलिक साहब, ये पाकिस्तान में किसी ने अभी तक किताब नहीं लिखी, दुनिया में किताब नहीं लिखी, आर्टिकल्स तो ज़रूर आए, तो अभी तक दुनिया इस वबा की लपेट में है। पहले तो कौम यही सुनना चाहेगी कि क्या पस मंज़र है, कहाँ से ये वबा आई, और आपने इसके लिए खतूत भी लिखे हैं आलमी सतह पे। कुछ बताइएगा कि इसका पस मंज़र क्या और ये कब तक ख़त्म होने की तवक्को है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन हैदर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ और आपकी वसासत से मेरे जितने देखने वाले को सबको सलाम पेश करता हूँ, और ये दुआ के साथ कि अल्लाह मियाँ जिनकी शहादतें हुई हैं इस कोरोना वायरस में, उनको जवार रहमत में जगह दे इलाही, और अल्लाह मियाँ हमें थोड़ा सा नज़दीक होकर सुन के हमें हमारी सारी ख़ताओं को माफ़ करते हुए इस वबा को इस दुनिया से दूर ले जाए। क्योंकि ये वबा जिस तरह फैली है, जिस तरह फैल रही है और जिस अंदाज से आगे बढ़ रही है, इसने दुनिया को खौफ में भी मुब्तला किया है और आने वाले वक्त में बहुत सी मुश्किलात लेके आ रही है। मैंने क्यों लिखी ये किताब, क्योंकि जब कोरोना वायरस आई, बड़ी स्टेटमेंटें पहले आईं, तो मैंने यही सवाल जो आज आपने मुझसे किया मैंने अपने आप को किया कि ये कोरोना वायरस क्या है। मेरी अपनी फैमिली पहले तो वबा चीन से उठी ना जी, मैं उसी को भी आ रहा हूँ ना, मैं किसी को भी इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरी तहकीक थोड़ी डिफरेंट है। तो ये सवाल मैंने अपने आप से किया कि ये क्या है। फिर मेरी अपनी फैमिली में भी डॉक्टर हैं, 29 डॉक्टर हैं, माई वाइफ इज़ ऑल्सो डॉक्टर। मैंने उनसे भी डिस्कस किया, कुछ और जो मेरे कज़न्स हैं, तो मुझे किसी ने खातर सही जवाब नहीं दिया। और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि जो ये वबा है एक मेडिकल लाइन में ये टोटली एक डिफरेंट इसकी शाख है, जिसे डील करते हैं वायरोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, और उसके बाद डॉक्टर्स की बारी आती है। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस पर पूरी रिसर्च करूँगा। मैंने अपनी उस रिसर्च की उसकी क्या बुनियाद क्या थी रिसर्च की? ऑर्डर थे कि मैं जानना चाहता था कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि वायरस क्या होती है, जरासीम क्या होता है, और फिर वायरस कितनी किस्म की होती हैं, और ये वायरस की हिस्ट्री क्या है और ये कब आई। तो आपकी इतला के लिए अभी तक दुनिया में 27 वायरसेस इस किस्म की आ चुकी हैं। 28 है ये। 1918 में एक वायरस आई थी, स्पेनिश फ्लू। जी बिल्कुल, बड़ा तारीख में बहुत मशहूर है वो। उसमें आपके जो महात्मा गांधी थे वो भी बीमार हुए थे, उनके बहुत से पैरोकार जो है उसी में मारे गए थे। ये हिस्ट्री का हिस्सा है। उसके बाद ये वबा जो है मुख्तलिफ़ सूरतों में मुख्तलिफ़ दुनिया के मुल्कों में आती रही, हमलावर होती रही। हाँ, लेकिन जो स्पेनिश फ्लू था वो बहुत डेडली था, सुना है। बिल्कुल समझ ले इसकी माँ थी, सॉरी टू से, इट वाज वेरी वेरी लीथल। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक की, जो आपने सवाल किया कि चाइना से उठी, तो मैंने उसकी तहकीक भी की, क्योंकि जो ब्लेम गेम आई थी दो बड़ी दुनिया की ताकतों में, मैं उसको भी ज़रा देखना चाहता था। तो पता ये चला कि पहले जो पेशेंट थे वो होनोलुलु अमेरिका में सितंबर जो पिछले साल का गुजरा है उसमें वो टूरिस्ट के तौर पे गए, और जब वो वापस आए तो उनका टेस्ट ताइवान में हुआ और वो इससे मुतासर हुए। फिर मैं थोड़ा सा डिटेल से आगे गया दुनिया में क्या हो रहा है, तो मैंने देखा कि एक वार गेम सी चल गई अभी बिटवीन चाइना, अमेरिका, दूसरे मुल्कों में एक दूसरे की ब्लेम गेम आ गई। मुख्तसरन सिर्फ ये बताइए कि क्या दहशत गर्दों के पास इतनी सलाहियत है कीमियाई हथियार बनाने की? देखें, जिसने
बायोलॉजी पढ़ी है और वो बायोलॉजिस्ट की एक डिग्री रखता है, चाहे वायरोलॉजिस्ट की डिग्री रखता है, और दूसरी उसके साथ लिथल कम्बिनेशन ये हो जाए कि वो डॉक्टर है, तो उसको एक छोटी सी लेबॉर्ट्री दे दे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं इंटरोगेट कर रहा था उसको अमेरिका में, यूसुफ रमज़ी को जी, तो लू फ्री उस वक्त डीजी थे उसके FBI के। तो उन्होंने कहा जी हमें इस पे डर है कि ये किसी ने केमिकल को वारफेयर तो नहीं बना रहा। तो मैंने इस बैकग्राउंड पूछी और उससे बाद मैंने चेक किया तो वो था केमिकल इंजीनियर। रमज़ी यूसुफ एक केमिकल इंजीनियर फ्रॉम बर्मिंघम UK का पढ़ा हुआ था। उसके पास एक ख़ास सलाहियत थी कि वो किसी किस्म का भी बम, डर्टी बम का जी पूरा बम एक छोटी सी चीज़ में वो रिड्यूस कर देता था। वो मुझे इससे पता चला, एक तो मैंने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की वहाँ पे ये था फिलीपींस में, तो इसने एक प्लेन पैन एम की पे रखा था। तो जब मैंने सारे सवाल कर ले यूसुफ रमज़ी को, तो मैंने कहा अभी यू बिन वेरी कोऑपरेटिव यूसुफ, डू यू नीड एनी हेल्प, कोई आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? उन्होंने कहा सर खाना छाना तो वक्त में मिल जाता है, बाहर भी नहीं निकालते ये, लेकिन मुझे एक घड़ी ले दें इनसे, एक घड़ी ले दें। मैंने घड़ी किस लिए चाहिए आपको? कहता है कि नमाज का वक्त जब होता है तो मुझे पता नहीं चलता, तो एज ए बीइंग ए मुस्लिम मैंने कहा ठीक है। तो मैंने लूफ्री से बात की, मैंने कहा कि ये इसकी डिमांड दे दो। उसने कहा सर आपको दे देते हैं इसको, लेकिन जो घड़ी देंगे ना ये 4 दिन में बम बना लेगा। तो हम ये करते हैं कि जो नमाज के वक्त हैं वो यूसुफ रमज़ी को हर अलर्ट कर दिया खुद दे दिया करेंगे, लेकिन इसको आप ना कहें कि हम इनको दे दें कोई घड़ी का ये बम। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो जो लोग ये काम करते हैं या बनाते हैं, होते तो इंसान ही हैं। हाँ, ये थोड़ा कम हुआ, रिड्यूस हुआ कि पूरी दुनिया ने एक दफ़ा इकट्ठी बैठी स्पेनिश फ्लू के बाद। तो 2000 ये था 1920, ये पूरी दुनिया के लोग बैठे इस पे, उन्होंने थोड़ा सोचा वोचा, क्योंकि उसको इतना एडवांस नहीं था काम, तो ये रफा दफा हो गया। लेकिन 1975 में इस पे ये काम शुरू हुआ, जिसमें चाइना, अमेरिका, कनाडा और UK सब ने मिलकर एक ड्राफ्ट लेके आए, जिसे उन्होंने दिया नाम बायो वारफेयर कन्वेंशन 1975 जिनेवा। उसमें यह फैसला हुआ कि दुनिया में किसी जगह भी किसी किस्म की जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे आप बायो इंजीनियरिंग कह रहे हैं, वो नहीं होगी। अगर किसी के पास कोई किसी वक्त ये बनाने का या वायरस को मॉडिफाई करने का, आप पहले से आसे तो वो कहते हैं ना कि हम अपने पॉजिटिव काम सलाहियत आ गई या काम शुरू हो गया, वो नहीं होगा। अगर किसी ने इसको अच्छे यूज़ के लिए बनाना ना, तो पहले रजिस्टर करेंगे UN के साथ, परमिशन लेंगे, इजाज़त लेंगे। 1975 के बाद जो एक स्टैट डायरेक्शन इशू हुई थी UN की, वो ये थी कि जहाँ जहाँ इनकी लैब्स हैं वो सारी की सारी आप तलब कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब क्योंकि आप पे इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन इस किताब में मैंने वो जो वार गेम चली है, किस किस का क्या इल्ज़ाम आया, क्या जवाब आया, और उसकी मेरी एनालिसिस मौजूद है इसमें, और मैं उसी एनालिसिस को आगे लेके चलूँगा। कल भी ओबामा साहब ने इसी तरह की बात की है। अगर आप ईस्ट की तरफ से भी वैसी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और आपको पता है कि इस वक्त US इज़ द मेन टारगेट, बहुत वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। फिर मैंने ये सोचा कि ये तो हमारे पास तफसील थी, और एक बड़ा नोन साइंटिस्ट वर्ल्ड का बिल गेट, जिसने दुनिया पूरी चेंज कर दी है इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, तो मैंने उसको ख़त लिखा। मैंने कहा मिस्टर बिल गेट, मैंने आपकी 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी। एक आपने 2015 में गालबन, हाँ 2015 में आपने कहा था कि ये मैंने करना है, ये एक न्यूज़ दी थी आपने। रादर यू प्रॉबेबली व्हाट यू सेड वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक बायो वारफेयर शुरू होगा या एक वायरस का हमला वायरस होगा, और ये जेनेटिकली डेवलप्ड होगी, उससे 10 मिलियन लोग मरेंगे। उसके बाद म्यूनिख में इन्होंने दिसंबर 18 में ये कहा कि एक वायरस जो कि स्मॉल पॉक्स की तरह की होगी, उसको डेवलप करके पूरी दुनिया पे आएगा और 30 मिलियन लोग मरेंगे। फिर उन्होंने कहा कि इसकी वायरस को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने 3 सवाल पोज किया।
मैंने कहा जो आपका 2015 वाला था उसके बेसिस क्या थे, और अगर दुनिया के साइंटिस्ट ने इसको सीरियस नहीं लिया तो ये हमारी नालायकी है, या आपकी, सॉरी टू से नालायकी तो नहीं कहूँगा, या आपको जो इन्फॉर्मेशन थी आपकी तहकीक की वो आप कहाँ तक लेके गए। इस पे जवाब आ चुका आपको? मैं बता रहा हूँ 2019 में भी मैंने वो इनको, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया, लेकिन इससे दुनिया में एक हलचल मची हुई है। मुझसे क्वेश्चन होते हैं लेकिन मैं उस पर किसी को मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे भी जवाब नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ख़त लिखा है, मुझे उसका ऑफिशियली जवाब चाहिए। इस पे आप ये बताइए, चूँकि आप जवाब का इंतज़ार करें, लेकिन अब कोरोना के बाद दुनिया की एक नई आउटलुक क्या होगी? चूँकि इस वक्त दुनिया माशी एतबार से, सिक्योरिटी एतबार से तमाम दुनिया का निज़ाम मफलूज हो चुका है, बड़ी बड़ी मैशतें बैठ चुकी, टेक्नोलॉजीज़ बैठ चुकी हैं, पाकिस्तान भी मुतासर है। दुनिया कोरोना के बाद दुनिया की आउटलुक क्या होगी? मैं देख रहा हूँ कि दुनिया का जो इशू आएगा सामने, और वो है इकॉनमी का। मेरे हिसाब से जो मेरी अभी तक स्टडी है और जो इकोनॉमिस्ट की, साइंटिस्ट की है, कि 14% ड्रॉप तो ऑलरेडी हो चुका है इकॉनमीज़ में हमारे, 14 पूरी 14 और दुनिया मुझे ऐसे नहीं लग रही आइंदा आने वाले वक्त में, जहाँ हम मितीना साहब दूर से आते गले लगते थे, तो एक समाजी डिफरेंस तो आ गया, वो है खौफ, फिर खतरा। हाँ जी, फिर इकोनॉमिक सिचुएशन में फ़र्क आया। सबसे बड़ा हम जो माशी जो इकोनॉमिक सिचुएशन आ रही है, और उसमें जो किसी भी दुनिया की इकानमी को मोबिलाइज करने के लिए आपको मोबिलिटी की ज़रूरत है। आपके जहाज़ भी बैठ गए, ट्रेनें बैठ गई, आपकी दुनिया का सफरी निज़ाम मफलूज हो बिल्कुल। गया। अब ऐसे लग रहा है कि हम भी शायद टांगा घोड़ा लेकर रखेंगे बाहर और टांगा घोड़े में जाया करेंगे, क्योंकि जिस तरह एक तरसील का निज़ाम तबाह हो रहा है, पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन वो दुनिया में वो मुल्क बच जाएंगे और बेहतर होंगे जो अभी तक की स्टडी आई और मैंने भी देखा है, जो एग्रेरियन बेस है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस। एग्रीकल्चर, जी हाँ। इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा कि आप अपनी इकॉनमी, जो भी एक आप इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहे हैं या एक करेंसी की बात हो रही है, वो चलती रहे, लेकिन आप सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने किसानों पे दें, उनको पैसे दें। एग्रीकल्चर लाइन को मजबूत रखें। इस नुक्ते पे हम बात जारी रखेंगे। नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं हम एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं सेनेट अमूर दाखिला की कमेटी के सरबराह सेनेटर रहमान मलिक साहब, और इंतहाई अहम मौज़ूआत और इंतहाई अहम तरीन सवालात और नुकात पर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। कोरोना के ऊपर तो आपने बात की, अब अगर हम चलते हैं अपने पड़ोस में हिंदुस्तान की तरफ, तो इंडिया के ऊपर भी आपकी बहुत गहरी स्टडी है। दो पहलू हैं इस पे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई नफ़रत की जो मुहिम है, अब वो पुरतशद्दद हो चुकी है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कोरोना से मुसलमान भी मुतासर है, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल्स में एक्सेस नहीं दी जा रही, उनकी दुकानें बंद की जा रही हैं, उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं। आखिर ये ऑल ऑफ ए सडन मुसलमानों के ख़िलाफ़, और दिल्ली के फसादात आपके सामने, जिस तरीके से मुसलमानों को वहाँ पे तय तेक किया गया, हिंदुस्तान को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? मतीन हैदर साहब, आपने ये क्वेश्चन एक थीसिस के तौर पे, थीसिस का तो वक्त नहीं होगा, लेकिन और मैं भी आज इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरह, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो लेटेस्ट तहकीक है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है। देखिए, जब कोई बंदा कर्ज पिक करता है काम करने का, तो दो वजह से करता है। एक, उसको पता होता है कि मैंने सामने वाले को लताड़ना है, और दूसरा ये कि मेरे पीछे के लोग खड़े हैं, मैंने इशारा करना है। फुल सपोर्ट होती है, बिल्कुल जिसे कहते हैं। मैंने इसकी तो देखी है कि ये कहता था मेरा सीना बहुत चौड़ा है और मैं ये कर लेता हूँ, उस तरह की थी, मैं इसकी बढ़ के देखता था, लेकिन इसकी स्टडी मैंने कंटिन्यू रखी। मोदी के ऊपर आपकी तहकीक होती रही। बड़ी, आज मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ ना, आप देखिएगा उसको, तो आप खुद भी स्टडी कर लीजिएगा। उसी खबर के तो हम मुंतज़िर हैं। बिल्कुल। अब ये मोदी साहब जाते हैं न्यूयॉर्क, इमरान खान साहब भी जाते हैं, दोनों हम साय ममालिक हैं, उनको पता है हमारी आपस में लगती भी है।
जिस किस्म का इस्तकबाल, प्रोटोकॉल और जिस तरह बैटिंग की जाती है, वो मुझे ऐसा याद आ रहा था किसी की शादी हो तो गांव में दामाद आता तो उसको सारे ही बड़े प्यार करते हैं। और वो ये आप मोदी का इस्तकबाल मोदी का न्यूयॉर्क में। इस्तकबाल बिल्कुल वैसा ही था। यहाँ तक कि वहाँ पे ह्यूस्टन में गाला में गया तो फ्रैंकली मैं देख रहा वो तस्वीर देखें आप, तो वो काफ़ी ऊंचा लंबा है, डोनाल्ड ट्रंप, तो ये हुजूर उसके साथ लटके हुए थे लाइक अ मंकी लेफ्ट पे, और छोटे का था साथ चल रहा था। मैं ये सोच रहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो हिस्ट्री पढ़ी या इसको एक दफ़ा मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ यूएस में जब इसकी वोट टेकिंग सेरेमनी थी, मैंने कही डूइंग दिस आउट ऑफ कंपल्शन। खैर, और उस वक्त तो अनाउंस नहीं हुआ, यही हुआ था कि वो जाएंगे और इतनी इन्वेस्टमेंट होगी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आखिर बिलाखिर दोनों ममालिक एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए। मैं नहीं, वो जो इन्होंने बनाई ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उसी की तो बात करने लगा हूँ। असली गेम उसी के अंदर है। जी जी। तो इमरान खान साहब को उतनी लिफ्ट नहीं कराई जितनी होनी चाहिए थी, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, उस पर भी बात करेंगे। मोदी साहब वापस तशरीफ ले आते हैं, ठीक है, इंडिया वापस आते हैं वहाँ पे, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को बुलाया जाता है। तो उसके दरमियान में क्या होता है कि जब मोदी साहब निकल रहे होते हैं तो उनको साइन करवाए जाते हैं एक पेपर। ब्लू डॉट नेटवर्क, एक एक्सपेंशन प्रोग्राम, और यू कैन से एक काउंटरिंग चाइना प्रोग्राम, कि जो चाइना के अंदर जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको पुल करके कैसे लाना है। उस वक्त तक किसी मुल्क का नाम उसमें मेंशन नहीं था। जिस वक्त ये डोनाल्ड ट्रंप के पास मिला और गया है, उस वक्त उन्होंने से कमिटमेंट ली कि हमें 2.5 लाख हेक्टर एकड़ तुम ज़मीन दो इंडिया में, तो उसमें हम अपना एक सेटअप बनाएंगे और इन्वेस्टमेंट जोन बनाएंगे, जोन पार्क इंडस्ट्रियल बनाएंगे। ठीक है, उनका राइट है, हक है, बना लेते। वो आगे जब तशरीफ लाए वापस, तो फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बुला लिया और उन्हीं जगहों पे लेके गए जहाँ पे वो ज़मीन हुई हुई थी। मैं बड़ा परेशान था उस वक्त कि ये डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ लेके आए जहाँ से इसको एक टाइटल मिला था बूचर्स ऑफ गुजरात, तो ये कैसे आ गया यहाँ पे? आपको पता, मैंने आर्टिकल भी लिखा, और मोदी साहब तो अमेरिका के लिए ब्लैक लिस्ट हो चुके थे, और आपको पता बहुत मैंने इसको लेटर भी लिखा, बल्कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके कहा कि हाउ कुड यू बी दैट नाइव कि आप उस जगह पे जा रहे हैं जिसको ये टाइटल मिल रहा था, और वहाँ से आपको 10 टॉप वांटेड एक्सट्रीमिस्ट आपने डिक्लेयर किए थे। खैर, जब ये वहाँ गए थे, एक आपने देखा होगा जब तकरीर कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बड़े परेशान हाथ ला रहे हैं, कर रहे हैं, और उसने कहा ये वादे के पूरे नहीं है, ये अच्छे लोग नहीं है, पाकिस्तान बहुत अच्छा लोग है, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। बड़े बड़े अहम रिमार्क्स थे जो उनकी तवक्कुआत के खिलाफ। अच्छा, वहाँ तो इनके हालात ख़राब हो गए। आपको याद है कि जब उसने पाकिस्तान का नाम लिया और जब इसकी बेइज्जती हुई तो आधा जो था क्राउड वो भाग गया वहाँ से। खैर, वापसी हुई, पता ये चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इससे कमिटमेंट ली थी कि तुम जगह दोगे यहाँ पे, ये बैकआउट कर गया वहाँ से। क्यों किया? क्योंकि इस वक्त फॉर योर इन्फॉर्मेशन चाइना का दुनिया में सेकंड पार्टनर इंपोर्ट का इंडिया से इंडिया है, यानी पूरा चाइना इंडिया ट्रेड जो है। वो इसने इसको इसके एडवाइजरों ने कहा होगा, मोदी साहब दिल्ली दूरस्थ, इट्स बेटर टू हैव 1 इन द हैंड रादर देन 2 इन बुश, तो ये मत करो, ये तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि चाइना भी हाथ से जाता और अल्टीमेटली शायद वो भी चला जाता। इसमें $62 बिलियन की जो एक इक्विटी बनाई थी G20 वालों ने, दे लॉस्ट इट। दैट इज़ द रीज़न कि उन्होंने इमीडिएटली फिर इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी, वही हमारा देसी स्टाइल कि नहीं माना तो इसको थोड़ा सा दोबारा दो। तो उसके लिए फिर उन्होंने वो एक पैनल ने इनको अभी डिक्लेयर कर दिया है कि अगर इन्होंने अपनी डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों के खिलाफ बिल्कुल ना ख़त्म की तो फिर इन पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होंगी और पाबंदियां लग सकती हैं, पाबंदियां लगेगी, और खास तौर पे दो नाम, इन्वेस्टमेंट खत्म हो सकती है। दो खास तौर पे नाम, एक मसूफ मोदी साहब और एक इनके अमित शाह। अब ये भी पता चला मुझे कि अमित शाह की और मोदी की आपस में लग गई है, और अमित शाह टेक ओवर करना चाहता है मोदी से एज ए प्राइम मिनिस्टर, और आरएसएस की मेजर
जो नफरी है उसके साथ है। बहरहाल ये था, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने हाईलाइट कर दिया। अमेरिका ने जो अभी छेड़ा उसको, वो हमारे लिए नहीं छेड़ा, वो छेड़ा इसलिए कि शायद काबू आ जाए। लेकिन मोदी ये समझ गया है कि ना वो तो होना नहीं है, तो मैं चाइना के साथ लूज कर जाऊंगा। जी बिल्कुल, तो वार्निंग मिल चुकी है उन्हें आलमी बरादरी की जानिब से। चाइना हैज आल्सो बीन वार्न्ड। मैंने जो 4 दिन पहले आर्टिकल लिखा है उसमें मैंने कैटेगोरिकली कहा है कि जो एक दोस्त या एक पार्टनर एक दफ़ा धोखा दे वो दूसरी दफ़ा भी दे सकता है। हम हमेशा खड़े रहे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। और आज ही मैंने जो यूएन को लेटर लिखा है, बड़ा फेयर लिखा है, किसी पे नाम या किसी पे ब्लेम गेम नहीं की। वी वांट टू नो बी ए ग्लोबल सिटीजन हु द हेल हैज डन दिस। जी बिल्कुल, इसी के साथ जो नुक्ता जुड़ा हुआ है वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के आप देख चुके हैं कि भारतीय टेलीविज़न चैनल पर एक रिटायर्ड भारतीय फ़ौजी अफसर जो है वो बबंगे दोहल जो है वो फ़ोन लहराता है और कहता है कि हमारे राब्ते हैं बलूचिस्तान के अंदर। तो अब दो पहलू का ये सवाल है, एक तो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है, पाकिस्तान के ऊपर दरअंदाजी के इल्ज़ामात लग रहे हैं, और दूसरा हिंदुस्तान से बराह रास्त मुदाखलत बलूचिस्तान के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, कश्मीर पे उन्होंने पूरी फेंसिंग की हुई है। कोई बंदा यहाँ से नहीं जाता, और अगर जाता है तो बहुत बड़ी नालायकी है इंडिया की। दे शुड सैक देयर आर्मी चीफ कि इतनी पाबंदियाँ, उसके बावजूद अगर कोई जाता है तो उसके बाद कर्फ्यू है, तो अगर कर्फ्यू, लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लगाई हुई है। बेसिकली ये है कि हमेशा इंडिया का ये वतीरा रहा है कि कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए वो ईस्ट पाकिस्तान से शुरू हुआ है, तो उसको वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ जाते हैं, हर जगह पे करता है। आजकल उसका पूरा मूड है कि पाकिस्तान मेरे से थोड़ा टकराए, तो जो कोई जंग की सिचुएशन बने और फिर मैं दुनिया को कहूँ कि देखो जी पाकिस्तान ने मुझ पे हमला कर दिया, और उसकी जो इंटरनली इसको इश्यूज़ हैं उससे निकल सके। अंदर की सिचुएशन ये है, मदीना अदर साहब जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, वहाँ पे लोग बहुत ही बुरी हालत में, खुराक के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, ऊपर से आ गया कोरोना, पहले कर्फ्यू, हालात वर्ष हो गए, लॉकअप हो गया। तो मैं यही कहता हूँ, कभी कभी मैं लोगों को मैं कहता हूँ इंडिया ने लॉकडाउन किया कश्मीर को, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिया, क्योंकि उनका कोई नहीं सुनने वाला था। एक बड़ा मैसेज है उनके लिए, अगर देखा जाए अंदर से। बहुत बड़ा मैसेज है यकीनी तौर पे। आज अगर आप देखें कि जो इस वक्त वो इल्ज़ाम तराशी लगा रहे हैं, इस इल्ज़ाम तराशी का बड़ा सिंपल हल है कि यूएन आपने मिलिट्री ऑब्जर्वर भेज दे और वो इसको मॉनिटर करे। वो पाकिस्तान ये ऑफ़र भी कर चुका है, यकीनी ऑफ़र नहीं, ये जो हमारा 1947 का एक एग्रीमेंट है विद इंडिया एंड पाकिस्तान विच वाज ड्यूली साइंड बाय द यूएन, उसमें मिलिट्री ऑब्जर्वर होने ज़रूरी थे। ये मिलिट्री ऑब्जर्वर नहीं रखते क्योंकि ये हर वक्त हमारे साथ शरारत करते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ करते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको सर, इस वक्त जो दुनिया के हालात वाक़या जा रहे हैं, मोदी जिस तरह अपनी साख खो रहा है, मोदी से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, ये फिल्मी आदमी है, मोदी साहब एक फिल्मी आदमी है, ये फिल्मी आदमी है। ये अपनी जो चीज़ भी बनाता है फिल्मी अंदाज से बनाता है। आपको पता है जब यहाँ पे आया था वो एक इनका जहाज़ आया, एक बम फेंक गया, दरख्तों में चला गया, तो ये 27 फरवरी वाला बॉलीवुड के लोगों के साथ रेगिस्तान में था एक फिल्म बनाने के लिए कि शायद वहाँ पे बहुत कुछ काम हो गया है। आज भी जब सोचता है तो वही कहता है वो फलानी फिल्म में जो डायलॉग था ना वो निकालो, वो डाल के फिर उस अंदाज से उसकी प्रैक्टिस करता है और फिर बात करता है। मुझे डर ये है कि जो शौक़ है ये स्ट्राइक्स का, ये कोई जेली स्ट्राइक इंडिया में करा के, इर्द गिर्द करा के मलबा पाकिस्तान पे डालेंगे। तो दूसरा इसका पहलू ये है कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत मुसलसल बढ़ती जा रही है। और देखें, पाकिस्तान के पास तो जिंदा जावेद है बिल्कुल, जो भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे पास वो जो एतराफ़ कर चुका है। अब नुक्ता ये है कि पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई भारतीय मुदाखलत को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये भी कश्मीर के साथ लिंक्ड है, क्योंकि मोदी जो भी करना चाहता है वो कोशिश करता है कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ करूँ कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, फ़लानी चीज़ की वायलेशन है। मैं खुद मिला हूँ, हरबयार को मिला हूँ, मैंने एक हरबयार से आपकी मुलाकात हो चुकी है, 2-3 मुलाकातें मेरी हुई और अच्छी रहीं, और उनको तकरीबन लाने वाला था मैं।
फिर मैं इन कांटेक्ट था विद आपके बरामदा दुख्ती के साथ भी, और काफ़ी हद तक हम आगे जा चुके थे, बल्कि जितने केसेस थे। जी बिल्कुल, इस पे बात जारी रखेंगे। और नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जी रहमान मलिक साहब, आप ये बता रहे थे कि हरबयार मरी और बरामदा, थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना, सिर्फ मैं उसमें नुकता ही सिर्फ ये बता दें तो आखिर क्या मामला उनके साथ तय नहीं पाया? नहीं, मैं ये कर्ज कर रहा हूँ, नहीं, एक बातचीत चल रही थी, आपको याद होगा था कि उस वक्त खान अफलात साहब ने आज़ादी का दिन अनाउंस करने की बात की और कर्सी भी करना चाहते थे। तो जैन मरी जो है मुझे मोहतरमा ने मिलाए थे किसी सिलसिले में, तो मैं उनके साथ दुबई गया, फिर उनसे कहा कि वो चीज़ मैंने से अवॉइड कराई। हमारी बातचीत चल रही थी और आ जाना था। आप कहाँ रुकी? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बरामदा दुख्ती ने फैसला कर लिया कि मुझसे मिलेगा, और हमने, हमारी हुकूमत ने फैसला कि इसको ले आते हैं और प्रॉब्ली गवर्नर लगा देंगे या किसी जगह लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा मामला। मेरी तय था इसका मिलना। ये चला गया इंडिया। इसने मुझे मैसेज दिया थ्रू थर्ड पार्टी जिसके साथ बात कर रहा था कि मलिक साहब, मैं दिसंबर के बाद आऊँगा, मैं नया साल दिल्ली में मनाऊँगा। खैर वापस आ गया। ये मेरी ये मुख्तलिफ मुल्कों में कोशिश करने के बावजूद, वो हर एक का अपना अपना पॉइंट व्यू था। मैं ताजिकिस्तान में इसको मिलना था। अच्छा, इंटीरियर मुलाकात तय हुई थी ताजिकिस्तान में, इंटीरियर मिनिस्टर दुशंबे में पता था और इनविटेशन आ चुकी थी। तो इसको इसने मुझे मैसेज दिया कि मुझे राह ने बताया फ्रैंकली कि अगर मैं गया था मुझे मरवा दोगे। तो मैं, भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी आपकी एक पॉलिटिकल बात हो रही है, चलो छोड़ो ना वहाँ पे, तो मुझे अपने अफगानिस्तान में रह रहे हो वो जगह बता दो, मैं बगैर किसी कहे के खुद आऊँ अकेला। खैर नहीं माना। हमारे यहाँ जो गड़बड़ होती रही वो होती रही, मुलाकात नहीं हो सकी। फिर नहीं, फिर हमने अपनी पूरी कोशिश के साथ इसको हम फिर वहाँ से इसको भिजवा दिया दूसरे किसी मुल्क में। लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ कि जब से मोदी आया है, मोदी ने पहला बयान आके दिया था कि यू पाकिस्तान विल टीच यू लेसन। नाथन सिंह ने भी कहा यू पाकिस्तान विल टीच यू लेसन। उनके सारे जितने लीडर थे बीपीपी के, इसके बीजेपी के, सब ने कहा विल टीच यू लेसन। ये पैसे भी देते हैं वहाँ पे, ये ट्रेनिंग भी देते हैं। और सॉरी, दिस इज़ अगेन एक ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू, और थोड़ा सा हमें केयरफुल भी रहना चाहिए मेरी इतलात के मुताबिक, और मैं अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ। 1000 पाकिस्तानी KPK से और बलोचिस्तान से एक सेक्ट का ट्रेन किया गया है अफ़गानिस्तान में, और ये ट्रेन किया है इंडिया की राह ने और अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से। अब प्रोग्राम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का है। और अगर आप रिकॉल करें, ट्रेनिंग इस वक्त जारी है। जी जारी है, ट्रेंड लोग हैं। अगर आपको याद हो तो जाते वक्त डायरेक्टर PR तूरी साहब ले लीजिएगा, वो जिसमें एक अमेरिकन ये कह रहा है कि विल सॉर्ट आउट पाकिस्तान। उसने कहा कैसे करेंगे आप सॉर्ट आउट पाकिस्तान को? कहते वेरी सिंपल, हम किसी भी सूरत में गिलगित बल्तिस्तान से पाइपलाइन चाइना नहीं जाने देंगे। एक मरतबा आपने बयान दिया था जिस वक्त आप वज़ीर दाखिला थे, और उस बयान पे बहुत तहलका मच गया था। वफाकी काबीना का इजलास जारी था और ये बात हुई थी कि डिप्लोमेटिक एरिया में एक गैर मुल्की एम्बेसी हमारी फेडरल कैबिनेट की मीटिंग्स को बराह रास्त हैक करती थी। बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया था। लेकिन ये बताइए कि अब भी ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं हमारी मीटिंग्स को हैक कर रही हैं, हमारी साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। डिप्लोमेटिक एरिया में इस्लामाबाद में बड़े बड़े अब ताकतवर तरीन स्पाई आलात लगे हुए हैं, तो आखिर ये कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको काउंटर करने की? ये एक ऐसा सवाल है इसमें 2 घंटे की डिस्कशन की जरूरत है। जी, जवाब तो मुझे पता है 2 घंटे का। बहरहाल फैक्ट है कि मैं इंटीरियर मिनिस्टर था उस वक्त, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने डिटेक्ट किया था कि एक सर्टन रे आ रही है और उसको हम तोड़ नहीं सक रहे। वो इशारे अमरीकी सफारत खाने की तरफ थे। जो किसी तरफ इशारा हो रहा था, बहरहाल डिप्लोमेटिक इनक्लेव से आ रही थी।
हमारी कोशिश के बावजूद पहले IB थी, फिर ISI, फिर दूसरे लोग आए, नहीं बना, नहीं खत्म हो सका। नहीं खत्म हो सका। देन वी हैड टू शिफ्ट दी मीटिंग टू दी अदर रूम। लेकिन वही चीज़ पकड़ी गई मेरे घर में। आपका घर भी वजीर जो मेरा दाखिला के बेडरूम घर था, पे भी बेडरूम में आ रही थी। तो फिर मैंने इंटेलिजेंस एजेंसी वालों को कहा कि भाई इसका क्या करें। कहते ये दे वांट टू, क्या इसकी बड़ी खिड़की है तो यहाँ से दे कैन पिक। तो फिर सर वो उन्होंने कहा इस पर आप वो ईंटें लगा दें। तो मैंने वो खिड़की को ईंटों से बंद किया। तो देन आई हैड, ये सिग्नल्स थे बेसिकली जिनको सिग्नल बेसिकली। अब देखें रही दुनिया की, अब दुनिया में हैकिंग इज़ वेरी वेरी कॉमन। सिर्फ ये पाकिस्तान की नहीं है, मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ की तो प्रूवन है। मैं आई कैन डिस्कस इट विद अ लॉट ऑफ लेंथ। और ये जो है इस वक्त 1.5 मिलियन जो डेटा है आपका वो हैक होकर बाहर चला गया है पाकिस्तानी शहरियों का, जिसकी मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करके रखी हुई है। तो ये इंडिया हर रोज़ कम से कम 2,500 अटैक करता है हमारी मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों पे, मुख्तलिफ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन अब जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई, शायद आप नहीं थी उसमें, जिसमें मैंने डायरेक्शन थी गवर्नमेंट को कि आप एक आयरन कर्टन क्रिएट करें जो दुनिया में है, साइबर आयरन कर्टन, साइबर सिक्योरिटी आयरन कर्टन कहते हैं। तो आई थिंक दे आर प्रोसेसिंग। और इस दूसरा पे काम हो रहा है। जी हाँ, एक हार्डवेयर लेके दिया है बड़ी रिसर्च के बाद, और उसमें मैंने जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं फ़ोन के, उनसे ये पैसे पूल करके दिए हैं PTA को। तो मेरा लिए इट शुड बी स्टार्टिंग एनी टाइम एंड वी विल बी। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इसको बेसिकली साइबर सिक्योरिटी काउंटरिंग PTA कर रही है, इस पे PTA कर रही है। और उसमें ये डिटेक्ट कर सकेंगे साइबर क्राइम भी, वो डिटेक्ट कर सकेंगे एनी वे और एनी मेथड प्रोसीजर अडॉप्टेड टू हैक, वो भी होगा। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर we'll be quite sound technically to actually counter that जो कुछ हो रहा है। और एक आखिरी इसमें सवाल ये है कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो शहीद हो जाती हैं और उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इक़्तिदार में आती है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात जो हैं वो किसी रुख इख्तिताम पजीर नहीं होती। ये आप लोग की यही तो मिसकम्युनिकेशन है और डिसइंफॉर्मेशन है। और फॉरगिव मी टू से, बीइंग ए सीनियर सहाफ़ी, मैं आपसे एक ज़रूर गुजारिश करूँगा, आप कोर्ट में चले जाएं जी। हर इंसिडेंट के 3 हिस्से होते हैं। एक वाक़या हुआ, एक वाक़या की इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन की कल्मिनेशन। जब ये वाक़या हुआ तो हम पावर में नहीं थे, ठीक है, एक टीम बनी। वाक़ये के बाद तो पार्टी पावर में आई। मैं आ गया ना, उसी को अर्ज़ कर रहा हूँ। जब हमने वो इन्वेस्टिगेशन पकड़ी तो हमारे पास ज़ीरो इन्फॉर्मेशन थी। अल्लाह का शुक्र है, इन्फॉर्मेशन जो पकड़ी वो ज़ीरो थी, उसके था ही कुछ नहीं ना। हमने शुरू से उससे निकाला और तकरीबन 4 मिलियन टेलीफोन को स्क्रीन करते हुए हम उन लोगों तक पहुँचे जो हैंडलर थे, जिन्होंने ये पूरी की पूरी एक स्कीम बनाई। कहाँ बनी वो सारी आई। और जब ट्रायल हुई तो वो बंदों को सज़ा भी हुई। सज़ा हवा में तो नहीं हुई ना, एविडेंस ही तो हुई। वही लोग थे बेसिकली, बिल्कुल वही लोग थे। दे वर एक्चुअली दी एग्जीक्यूटर। हैंडलर जो था मारा गया था यहाँ पे तोरखम पे। और जितनी, क्या नाम था उसका? अबादुर रहमान। ये वहाँ से चला और जहाँ पे ये साजिश बनी बैठे वो एक अखोड़ा खटक के वकील थे, जिस कमरे में उनको जन्नत में जाने के लिए कपड़े पहनाए गए उसकी भी डिटेल है। जब गए वहाँ पे, कहाँ ठहरे, कैसे वापस आए। और एक बंदा उस पूरी कंस्पिरेसी का जिंदा है और वो इस वक्त है अफगानिस्तान में। उसके लिए मैं 2 लेटर लिख चुका हूँ कि हमें हमारे हवाले करें। बात ये होती है कि ये कहते ना कातिल ही पकड़े गए। भाई ये जो ऐसी कॉन्स्पिरेसी होती है उनको निकालना होता है। अरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने निकाला। मैं मक्का शरीफ गया तो मैंने दुआ की थी अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी ना लेना जब तक मैं अपनी बहन मोहतरमा का केस रिजॉल्व ना कर लूँ। और रिजॉल्व करके चलान दिया और जो लोग मर गए उसमें मारे गए। अब एक चीज़ मैं बताऊँ, एक बड़ी हमें तकलीफ हुई और मैं बताते हुए तकलीफ आ रही है कि जिस बंदे पे हम हाथ डालते थे 2 दिन बाद मारा जाता था। फ्रैंकली इस मौलवी को जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके पीछे मैंने बंदे लगा दिए। IG जिंदा है, पूछ लीजिए, DGFI ये जिंदा है। हमने कहा इसको किसी तरीके से पकड़ना है क्योंकि ही इज़ द वन जिसने साउथ सीरस्तान से जो बंदे आए थे उनको रिसीव किया था और ठहराया था। लो जो बाहर नहीं निकलता था। एंड आफ्टर 2 वीक्स उसकी लाश मिली थी नौशहरा से। तो अंदाज़ा कर लें कि कोई बड़ी पावर थी। देखें ना, हम अबैदुर रहमान को फॉलो करते पेशावर पहुंचते हैं। बिल्कुल इसी के ऊपर यह है कि बेनज़ीर भुट्टो कोई मामूली शख्सियत नहीं थी और जब ये हमला होता है आप क्या समझते हैं, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी था।
देखिए सिक्योरिटी लैब्स तो सिक्योरिटी एज ए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थ्राइस सिक्योरिटी देना उन पे कई हमले 1 महीना पहले हो चुके थे। जी, और सिक्योरिटी अगर वो शौकत अजीज को मिलती उनको भी देनी चाहिए थी। और State security जो की बात। पीपल्स पार्टी की सिक्योरिटी के पास गन तो नहीं थी ना, वो ट्रेंड लोग तो नहीं थे, तो ये सिक्योरिटी टोटल लैप्स हुआ क्योंकि उस वक्त स्टेट फोन के करके- ऊपर जी रियासत की जिम्मेदारी थी। जी, रियासत की जिम्मेदारी थी, आज भी लिखा है ब्लू बुक में। सबसे पहले जब वो गई थी वो बंदे क्यों खड़े थे, क्यों खड़े रहने दिए? फिर उसके बाद एक ड्रामा करके तो कि नवाज शरीफ पे हमला हो गया, सारी सिक्योरिटी वहाँ से विड्रॉ होगी वहाँ से। तो ये सारी आपको एतमाद में नहीं लिया गया था। जी नहीं, हमें तो वैसे तो मेरे एतमाद में लेना भी नहीं था उन्होंने, क्योंकि जब मोहतरमा किसी जगह जाती थी वो डिस्ट्रिक्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट की पीपल्स पार्टी लोकल डीपीओ आपस में अरेंज करता था। मैं तो Coordination। साहबाद बैठा होता था, मेरा काम सिर्फ इतना था सिर्फ और सिर्फ कि जो खत लिखती मोहतरमा वो मैं मिनिस्ट्री को भेज देता था, मिनिस्ट्री मुझे भेज देती थी। लेकिन क्योंकि मेरा कंसर्न ये था, सिक्योरिटी एडवाइजर उसी थे दिन आप। की बात है, आप पूछ लीजिए। शहादत के दिन। नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए, बाबर वान साहब से जाने वाले थे हम, तो मैंने मेजर इम्तियाज़ को कहा, मैं इम्तियाज़ साहब वो सिक्योरिटी आपने ठीक देख ली है वहाँ पे जाके, क्योंकि यू आर द फिजिकल सिक्योरिटी इन चार्ज एंड यू हैव टू गो देयर। तो कहता सर वो मैं गया था, तो जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ पे मोहतरमा की होती है हमारे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने मुझे मना कर दिया, मेरा मना कर दिया। बाजी नहाई थे, उनसे पूछ ले जिंदा है वो। तो मैंने उन्हें कहा बाजी को है, तो वो कह ली देखें ये हमारा इंटरनल मामला सिक्योरिटी का वहाँ का, हम देखते हैं, रहमान भाई आप बीच में ना आए। और मिस नाहिद खान ने आपको कहा जी, कि आप बीच बिल्कुल में ना कहा। आए। उन्होंने कहा, वो मैं उनकी हमेशा इज्जत करता हूँ, उन्होंने कहा ये हमारा मामला है, हमने संभाला। वो संभाल रही थी बहुत सी जगह से, और वो पॉजिटिव उस लिहाज से किसी किस्म को शक भी नहीं होना चाहिए उस पर, गुड फेथ में उन्होंने बात की। यही चीज़ बाबर वान साहब ने फ़ौरन फ़ोन करके दुबई इवन जरदारी साहब को भी बताई कि मलिक साहब का झगड़ा हो गया। तो देखें जिसकी ड्यूटी होती है उसी ही नहीं करनी होती है। ये स्टेट की सिक्योरिटी लैब्स था और ये सिक्योरिटी का लैब्स उनको नहीं करना चाहिए था। इसमें ये हकीकत है कि जिस दिन डीजी ISI उस रात को आए थे, मैं और और खतरे से आगाह किया था। किया उन्होंने कि ना जाएं, लेकिन बीबी ने फैसला कर लिया हुआ था। लेकिन बीबी ने एक बात जरूर कही थी कि टेल मुशर्रफ डीजी ISI के जरिए पैगाम पहुंचाया था। टेल मुशर्रफ कि धांधली इतनी करना जितनी मैं हजम कर सकूं, धांधली इतनी करना जितनी मैं हजम कर सकूं। तो चलो बाकी तो बहुत सी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, प्रोसिक्यूशन भी हुई, फिर उसको उन लोगों को छोड़ा भी गया। क्यों छोड़ा गया? जब सज़ा हो गई क्यों छोड़ा गया? फिर वो जो टैंपरिंग हुई थी रजिस्टर पे कि जो सिक्योरिटी की डायरेक्शन थी वहाँ से हटाने की, वो भी पकड़ी गई। अब हमारा काम तो इन्वेस्टिगेशन करके, और फिर देखें तारिक खोसा वन ऑफ दी FIA के, और दूसरा वो हमारे थे एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, बड़े ऑनेस्ट। उसके बाद अब हैं एक एडिशनल DG हैं IB के, और वो एक ताजिक थे, बहुत से जो टॉप लोग पुलिस थे, ऑफिसर ताजिक थे बिल्कुल। सारे टॉप थे। उन्हें कहा था, मैंने कहा कि किसी बंदे को जिसको भी चाहे आप इंटेरोगेट करें, यू हैव फुल अथॉरिटी, नोबडी विल रिफ्यूज यू। और फैक्ट है, ख्याल से जितने सवाल पूछे गए किए गए, और वो जो एक इन्वेस्टिगेशन, इट्स अ रियली अ गुड पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसमें बड़ी, और फिर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी वही चीज़ कन्फर्म की। 1000 सफ़े की किताब, 1000 सफ़े की किताब है, उस पे उन्होंने तालिबान का जो इस वक्त का उसने कंफर्म किया अमीर है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक प्रोपोगंडा भी चला पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और जिस किस्म की बातें निकल के तहकीकात जो है वो मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंची। नहीं, इंजाम तक नहीं पहुंची, करेक्ट यू, इंजाम तक पहुंची। हाँ। बंदे नहीं, पकड़े वो गए। प्रोपेगेंडा ये था कि तहकीकात मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंची, और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो तहकीकात कंक्लूड हुई, और उसमें जो उसके कोर्ट में ज़िम्मेदार थे, ट्रायल हुई, ट्रायल के बाद उन्हें सजाएं हुई, सजाएं और आज भी वो हाई कोर्ट में है। कभी मैं एक चीज बता दूं, ये जितना मर्जी रोकते रहे, मोहतरमा एक दरवेश, एक लेडी दरवेश थी, वो दरवेश सिफत इंसान। बिल्कुल, ये कोई ना कोई उठेगा किसी जगह से जिसका कौन? ये, और ये बोलेगा कि मोहतरमा को कैसे शहीद कराया गया। ये कौन होगा फिर? ये कोई निकलेगा अल्लाह का बंदा, जो मैं समझता हूँ अभी भी, क्योंकि जिन लोगों ने ये किया अफगानिस्तान से लेकर वहाँ से ये साउथ वजीरिस्तान से लेके आके खोड़ा खटक से यहाँ पे, ये कौन सा ऐसा बंदा होगा? रियासत, मेरा ख्याल है, एजेंसियां? देखे इतने तो हमने पकड़े हैं ना, है तो टेररिस्ट ही है ना, तो टेररिस्ट में से कोई बंदा आएगा ना सामने। तो इसमें अमेरिका नहीं है? देखिए मैं किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहा हूँ, जब कोई टेररिस्ट जो है सामने आके डिपोज करेगा, फिर क्योंकि कंस्पिरेसी तहलका होगा फिर जी, एक कंस्पिरेसी में कोई ना कोई अप्रूवर जरूर होता है, ठीक है।
हो सकता है किसी को ताजे, लेकिन एज ऑफ टुडे हमारी गवर्नमेंट सेटिस्फाइड थी कि हमने पकड़ के जिन्होंने अटैक किया डीएनए तक उनका प्रूव हुआ, अभी गॉट देम टू द लॉ। तो ये बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल अभी एक मिस्ट्री नहीं है, ये No, it's पुरस्कार not नहीं, mystery. It is, we know who did it. Open and है। It is open है। बस ये है कि कुछ लोग जो हैं जो भागे हुए हैं उनको पकड़ना है जो अफगानिस्तान में है, और उसको भी मारने की बहुत कोशिश की जा चुकी है। BBC वो का कौन इंटरव्यू है? देख लीजिए आप अगले इंटरव्यू से पूछ लीजिए, सवाल बल्कि ले जाइएगा, ये बड़ी लंबी है, ये तो किस्तों दास्तान पे बहुत होगी, तवील है। बहुत किस्तों से उसकी होगी। दूसरा ये है कि एक चीज़ मैं कहूँगा ज़रूर कि एक तरफ हमने एक अपनी लीडर जो हो वो शहीद हुई, वो एक ऐसी जंग के ख़िलाफ़ लड़ने आई जिसे वार ऑन टेरर कहा, और जिस अंदाज से उनको धमकियाँ मिली, जिस अंदाज से उनके साथ सलूक हुआ, वो उसकी बैकग्राउंड बहुत बड़ी है। और उस बैकग्राउंड से मेरे से ज़्यादा शायद कोई वाकिफ़ ना हो कि उनको कहाँ कहाँ से धमकियाँ आई और उनको किस किस जगह से रोका गया और क्या कहा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ना बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जाती, मैं ये समझता हूँ कि उनकी शहादत जो है एक बहुत बड़ा अलमिया है पूरी काम के लिए। सिर्फ एक सेकंड में बताइएगा, इस पूरे लॉन्ग कैरियर में कहीं अफसोस, रेगरेट, तासफ, क्या आप कुछ समझते थे कि ये होना चाहिए था और वो नहीं हुआ, जो आप समझ रहे हैं कि आपको कहा कि आपको कोई रंज, मलाल, अफसोस, तासफ? तो वो इन्वेस्टिगेटर ही हुआ ना जो रिग्रेट्स को पहले कैप ना करे। तो मेरी शायद सक्सेस ही ये है कि मैं जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की या कोई केस शुरू किया तो उसकी इख्तिताम हर तक नेगेटिविटी पॉजिटिविटी देख के किया करता था। और मेरी ज़िंदगी में ये है कि अगर चीज़ किसी को हाथ डालना है और अगर आपकी फेलियर है तो दैट इज़ योर डेथ। जी नाजरीन, बहुत अहम और दिलचस्प गुफ्तगू आपने सुनी। सेनेट इंटीरियर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर रहमान मलिक साहब, जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं और सियासत और तहकीकात में तवील जो है तजर्बा रखते हैं, और बड़ी अहम गुफ्तगू उन्होंने की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।